मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी से, और हिंदी से हम बात करेंगे संपूर्ण पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे। और आज के जो क्लास में बात करने वाले हैं ना, इसमें आपका लगभग 20 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप यकीन करो मेरे दोस्त, आप एक बार सारे वीडियो को देख लो, फिर आप हमसे एग्ज़ाम के बाद कहना कि गुरुजी आपने जो वीडियो दिए थे इससे सारे प्रश्न मिला है। आप बिल्कुल कहेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि हमने यहाँ वही प्रश्न लेकर आया है जो विगत साल में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। मैं 100% कहता हूँ। आपका अभी 20 मिनट समय लगेगा, लेकिन अगर 20 मिनट आप इस वीडियो में दे दिए ना, तो आप ज़िंदगी भर जेमा सार जी यूट्यूब चैनल को कभी नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल एक बार इसलिए आपको देखना चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन हो जाए। और आज का मोटिवेशन है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ठान लेंगे, अपने सीने में आग लगा लेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोगों को 450 प्लस लाना है तो लाना है, अगर हमारे किस्मत में नहीं लिखा होगा ना, फिर भी हमारे मेहनत इसको लेकर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि आपका 20 मिनट अभी के समय में ना कुछ नहीं है। आप रील देखकर 20 मिनट पार कर दोगे, लेकिन अगर वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपकी सी गारंटी लेता हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। मतलब इसको देखो, याद कैसे करोगे, ये भी ट्रिक हम देने वाले हैं। तो कैसे लिखोगे कि जो गोपियां है ना, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो जवाब लिख देना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की भलाई करना, प्रजा की मांगों को पूरा करना। लिख लोगे ना, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कवि क्रांति लाना चाहता है। कवि क्या करना चाहता है? क्रांति लाना चाहता है, और बादल क्रांति का क्या है? सूत्रधार है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो मेरे शेर, इसका जवाब कैसे लिखोगे? इसका जवाब लिखना है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा इसलिए कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी के बाद ससुराल में उसके भविष्य के लिए चिंतित है। वो अपनी बेटी को आने वाली चुनौतियों के लिए सचेत कर देना चाहती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो माँ है ना, माँ चाहती है कि हमारे बेटी ससुराल जाएगी तो वहाँ उसे किसी प्रकार कोई दुख ना हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था कि लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आपको ये जवाब लिख सकते हैं, या तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये अगर आपको नहीं लिखना है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? कि हमारे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि लड़की प्रकट रूपी से भोली, सरल और संपन्नशील होती है। लड़की की माँ नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता और भोलेपन का शोषण करे, उसे दबा कर रखे, उसके कामों के बोझ के नीचे पीस डाले। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो में से आप किसी को भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होने वाला है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आपका जवाब होगा कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाला एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको जवाब लिखना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देशभक्ति
कूट कूट कर भरी हुई थी, उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। और वह क्या पहनता था, गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसका जवाब लिखना है मेरे शेर कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती है क्योंकि जिस प्रकार देवदार वृक्ष लोगों को शीतलता प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार फादर बुल्के भी लोगों को शीतलता प्रदान करते थे। वे सभी लोगों से मिलजुल कर रहते थे, सभी की सहायता करते थे, इसलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ लो कैसे इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर लिखना है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती है क्योंकि जिस प्रकार देवदार के वृक्ष हमें शीतलता प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार फादर भी लोगों को शीतलता प्रदान करते थे, लोगों से मिलजुल कर रहते थे, लोगों से मीठी मीठी बातें करते थे, लोगों की सहायता क्या करते थे। इस तरह इसका जवाब लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। आपका इसके आंसर लिखिएगा मेरे शेर कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जनक कहा जाता है। इसका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। डुमराव गांव के किनारे सोन नदी बहती है जिसमें नरकट नामक घास पाई जाती है जिसे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसके जनक और इसका रीढ़ डुमराव से ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझिए अपनी भाषा में कैसे लिखना है। लिख देना है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि डुमराव का जन्म बिहार में हुआ था, सोन नदी के किनारे, और सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास पाई जाती है जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। लिख लोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। आपका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि भोलानाथ एक मिलनसार बालक था, उसे बच्चों के साथ खेल खेलना उसका शौक था। वह चबूतरों पर साथियों के साथ दुकान खोलता था, स्वयं मिलजुल कर खरीद बिक्री करते थे, तरह तरह के खेल खेला करते थे। साथियों के साथ खेल खेलने से उसे बहुत आनंद मिलता था, इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। समझिए अपनी भाषा में। लिख देना है कि हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाते थे क्योंकि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ तरह तरह का खेल खेलना पसंद था। ठीक है, लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बेहतरीन शानदार जबरदस्त प्रश्न मिलता है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। जवाब लिखना है मेरे शेर कि पान वाला बहुत काला मोटा, खुश मिजाज, लाल काली बत्तीसी और मोटी तोंद वाला, हर्ष में पान चबाते रहता था, यानी और वह दूसरों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था। लिख लोगे ना। चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। यह जो है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से समझिएगा और जवाब लिखिएगा कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि उनका मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह को होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। लिख लोगे ना, मतलब अपनी भाषा में लिखना है। कैसे लिखोगे फिर समझिए ना। लिखना है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि जो लड़की घर के रसोई का काम करते हैं तो वे लड़की बस उसी चारदीवारी के अंदर बंद रह जाते हैं, उसकी सारी प्रतिभाएं उसी चूल्हे में झोंक दी जाती है, तो इसीलिए उन्हें रसोई को क्या कहा है, भटियार खाना कहा है। या तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक आंसर और भी लिख सकते हैं, किस तरह से वो भी देख लीजिए। लिख सकते हैं कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है क्योंकि उनके हिसाब से गृहिणी का
पाक शास्त्री बनना, अपनी क्षमता और प्रतिभा की भट्टी में क्या होता है, झोंकना था। लिख लोगे। अब आगे बढ़ते हैं तो एक नेक्स्ट प्रश्न मिलता है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जाता है। तो जवाब लिखना है मेरे शेर कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम के रेशम सेपल से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रस बस गए थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में रहने का फैसला किया। मसीही धर्म से संबंध रखते हुए भी उन्होंने हिंदी में शोध किया। शोध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। इससे उनके भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का पता चलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में कहना चाहे ना तो लिख सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है क्योंकि वह बेल्जियम का रहने वाला था, लेकिन उसे भारत की संस्कृति अच्छी लगती थी और वे भारत में आकर बस भी गए। लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं तो एक शानदार प्रश्न मिलता है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। जो कविता आपका है ना उसके जो शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया है। तो जवाब लिखना है कि उत्साह जो है ना हमारे अंदर उमंग जोश भरता है और इसी जोश उमंग को देखते हुए जो गरजता है ना तो उसी लिए उत्साह रखा गया है। कैसे लिखना जवाब मेरे से वो देख लीजिए। लिखना है प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को क्या माना है मेरे से, उत्साह माना है। लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे इजी प्रश्न है। जवाब किसे लिखना है ये समझिए। लिखना है कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसानों के मेहनत का फल है, भिन्न भिन्न मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरणों और हवा के थिरकन का फल है। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसमें लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। जवाब लिखना है कि मंगलेश डबराल जी ने संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य कलाकार के सहयोगियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। जब कोई संगीतकार फिल्म, नाटक, वाद्य यंत्र में कार्य करते हैं तो मुख्य कलाकार पर्दे के आगे और उसके सहयोगी पर्दे के पीछे रखकर उसकी आवाज़ों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। आगे चलते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अखबार ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो जवाब लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि अखबार ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट नाक लग गई है। आगे बढ़ते हैं तो आपका एक और बेहतरीन प्रश्न मिलता है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। आपका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की कि सभी व्यक्ति उसे देखकर दंग रह गए। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर मृत बेटे के शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। कुछ फूलों को तोड़कर तथा तुलसी दल को उस पर बिखेर दिया। उसके सिराने पर एक चिराग जलाकर रखा। उसके पास जमीन पर आसन जमाकर तालिता पूर्वक गीत गाने लगे। गीत गाते गाते अपने पुत्रवधू के नजदीक जाकर उसे रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहते। उन्होंने उसे समझाया आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब भगत जी के बेटे मर गया ना तो वह क्या किया कि वह आश्चर्य था। तो जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की कि लोग देखकर उसे दंग रह गए। जब उन्होंने अपने बेटे की लाश को आंगन में रखकर उस पर फूल और तुलसी दल छिड़क कर वे तल्लीनता पूर्वक उत्साह पूर्वक गीत गा रहे थे और गीत गाते गाते अपनी पुत्रवधू को भी समझा रहे थे कि इनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए अब रोना नहीं है, खुशी मनाना है। लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न मिलता है कि लेखक को नवाब साहब के किन हावभावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए
तनिक भी उत्सुक नहीं है। मतलब लेखक जब ना रेल में यात्रा कर रहे थे ना, तो नवाब साहब के पास जब वो गए तो उसे देखकर लगा कि वो मुझसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो किसे पता चला? तो ये भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जवाब लिखेगा मेरे शेर कि लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ पहले से एक सज्जन पुरुष पालथी लगाए सीट पर बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे पर भाव ऐसे हो गए जैसे लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जिसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघन डाल दिया था। इसलिए वे परेशान हो जाते हैं। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते हैं, कभी खीरों को देखते हैं। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से देखकर लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे शेर कि लेखिका की अपने पिता से वेश्याही टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो लेखिका थी ना, लेखिका का विचार और उसके पिताजी का विचार नहीं मिल रहा था, टक्कर हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, इन्हीं चीज़ों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे शेर लिखेंगे कि लेखिका की प्रायः अपने पिता से वेश्याही टकराव रहती थी, क्योंकि लेखिका का मन 1946-47 के दिनों से प्रभावित फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेना चाहती थी। किंतु उनके पिता लड़की को अपने सामने घर में राजनीतिक लोगों से बातचीत तक की इजाज़त देना चाहते थे। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कों पर जुलूस निकालती। उसे यह सब बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन लेखिका के मन में वह उन्माद था, इसलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। इसी कारण उसने अपने पिता की सारी सीमाओं को पार किया। यही लेखिका का पिता से वैश्वाहिक टकराव का कारण बना। किंतु पिता की लालसा थी कि व्यक्ति को कुछ विशेष बनकर जीना चाहिए। इसी के कारण लेखिका प्रायः पिता के कोप से बच जाती थी। लिख लोगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास साहस है और शक्ति है, लेकिन इसके साथ अगर आपके पास विनम्रता है ना तो और भी अच्छा होगा। कैसे? इसी चीज़ को लिखना है। तो लिखेंगे मेरे शेर कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति अपने साहस और शक्ति के माध्यम से जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों से जूझता है और उन पर सफलता प्राप्त करता है। किंतु सभी जगह केवल साहस और बल काम नहीं आते। यदि मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता भी सम्मिलित है तो वह सोने पर सुहागे का काम करती है और मनुष्य प्रतिकूल एवं आवेश में परिस्थितियों से सहजता से गुजर जाता है और अपने धैर्य में सफल हो जाता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यक्ति के पास साहस है, शक्ति है और विनम्रता है ना, तो वह किसी भी काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसी प्रकार आप बना के लिख लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका प्रश्न है कि बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जवाब लिखना है मेरे शेर कि बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका प्यार इतना मनमोहक होता है कि एक दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न और मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। और आप जितने भी आपको नोट्स दे रहे हैं ना, आपको किसी बुक में किसी टीचर के द्वारा इस प्रकार का नोट्स नहीं मिलने वाला है। आप ये याद रखिएगा। तो आपको जिस पर भरोसा है ना, उससे भी एक बार मिलाकर देख लीजिएगा। आपका प्रश्न है कि कवि ने कठिन आयार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। जवाब लिखना है कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने छाया मत छूना कविता में कठिन आयार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि वास्तविकता यही है, यह सत्य है कि मनुष्य को अंततः इस वास्तविक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी परिस्थितियों में जीना पड़ता है। भूली बिस यादें या भविष्य के सपने और दुख पहुंचाते हैं या सुख नहीं देता, किसी मंजिल पर नहीं ले जाते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये आयार्थ का समझे क्या होता है, यानी पुरानी बीती हुई बातों, अगर हम बीती हुई बातों को याद करेंगे ना तो हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, हमें और भी दुख होगा। इसलिए बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, साथ ही साथ आपका ये अंतिम प्रश्न भी है, इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नार्गे एक कुशल गाइड था, और नार्गे के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आपका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि नार्गे एक कुशल गाइड था, वो अपने पैसे के प्रति पूरा समर्पित था, उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। अब कौन कौन सा गुण होता है ये देखिए। तो पहला गुण है मेरे प्यारे बच्चों, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा गुण है मेरे प्यारे बच्चों कि एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में क्या हो, सक्षम हो। पांचवा पॉइंट है, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। आपका अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है। जो गाइड होता है ना, उसे कुशल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वे अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराएं, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराएं। और आपका अंतिम पॉइंट है मेरे शेर कि वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी के पूरे 22 VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिए हैं। अगर आपको और भी इसी तरह का क्लास चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको फ्री क्रैश कोर्स के ग्रुप में क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। आपका ये भी नंबर रहा, आप दो में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में। तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए।